वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का हम पेपर सॉल्व करेंगे और ये 2024-25 का ये पेपर रहने वाला है। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 का पेपर हम सॉल्व करेंगे और उसमें भी हम प्रथम प्रश्न पत्र यानी मैट का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम सेट का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी अवश्य देखें। चलिए स्टूडेंट, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको सेट की तरह 100 क्वेश्चन मिलते हैं और 100 मार्क्स के ही मिलते हैं, यानी एक प्रश्न सही प्रश्न करने पे आपको 1 नंबर मिलेगी। और जो समय मिलता है वो 120 मिनट मिलता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 मिनट का समय मिलता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये समय पर्याप्त है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने मैट के बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सेट का तो दे रहा हूँ, उनका भी दे रहा हूँ, आप उनको भी अवश्य देखें। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो आप परीक्षा हॉल में जाके गलत कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये पेपर खैर आपको पता ही है कि ये आपको OMR में देना है और OMR कैसे भरना ये भी आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आप इससे पहले नवोदय की परीक्षा दे चुके होंगे और NMS की परीक्षा दे चुके होंगे, या 6 में ही आप परीक्षा दे चुके होंगे। क्लास 6 में भी जो CM स्कॉलरशिप की परीक्षा है उसको भी आप दे चुके होंगे। तो ये आपको पता है कि OMR कैसे भरते हैं। लेकिन गलतियाँ कहाँ पे हो रही? माना बात क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 माने फिलहाल। तो उसका माना बात आपका जो आंसर आ रहा था वो C था, लेकिन बाई मिस्टेक आपने B वाले पे गोला कर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, फिर इसको खुरच रहे हैं और तब जाके C को करेंगे। एक बार इसको खुरचा आपने तो ये क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको गलती से हो गया तो रहने दीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा हॉल में जो नॉलेज है, प्रैक्टिस है, उसके अलावा भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए कि प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 मिनट का ही समय मिल रहा है, ठीक है। अगर आपने खुरचने पे 4 मिनट इसी पे लगा दिए तो आपके कुछ प्रश्न छूट सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम निर्देश पढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट में बहुत सारे कमेंट या डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक है, आप उनको भी अवश्य देखें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। ये 10 क्वेश्चन के लिए निर्देश हैं, तो आपको बहुत गंभीरता से इसको पढ़ना है। निर्देश हैं प्रश्न संख्या 1 से 10। निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपातिक चिन्ह, ये वाले चिन्ह के बारे में बात कर रहा है। समानुपातिक चिन्ह जो ये है, इस चिन्ह के बारे में बात हो रही कि बाईं ओर, यानी ये दो, बाईं ओर 2 शब्दों, अक्षरों, अंकों एवं आकृतियों में कुछ संबंध है। यानी ये जो 10 और 20 है, 10 और 20 है, इनके बीच में कुछ संबंध है। वही संबंध समानुपात चिन्ह के दाईं ओर, यानी इसके बारे में बात हो रही है कि दाईं ओर 2 अक्षरों, शब्दों, अक्षरों, अंकों और आकृतियों में भी है, जिनमें से एक लुप्त है। यानी ये वाला जो लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से जो लुप्त वाला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा पद आएगा। यानी थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, अब आपको अच्छे से दिख रहा है। तो इस वाले स्थान पे से इनमें से कौन सा आएगा, ठीक है। और जो रिलेशन इनके बीच में है तो वही रिलेशन इनके बीच में भी रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 10, 20 तो 30 का क्या आएगा। तो देखिए 10 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से तो आया 20, तो वही आप अगर 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी दुगना कर देंगे तो आएगा 60। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है B, ठीक है। आप क्वेश्चन को नोट भी करेंगे और जो मैं आंसर बता रहा हूँ, जो मैं विधि बता रहा हूँ, उसको भी आप नोट करेंगे। ये जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आएगा, हो सकता है कि आपके पास यहाँ 10, 20 आ रखा तो वहाँ आपके पास 10, 40 आ जाए, ठीक है। तो ये वाला इसमें क्या हुआ, इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ, ठीक है। तो ये वाला भी कुछ भी हो सकता है, तो आप इनको नोट कर लें और विधि भी अवश्य नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। छाता, धूप, तो ओजोन का किससे संबंध है। जो संबंध छाता का धूप से है तो वही ओजोन का किससे है। तो छाता क्या करती है, हमको धूप से बचाती है। उसी तरह ओजोन जो परत है वो किससे बचाती है, वो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमको बचाती है, जो UV रेज हैं उनसे हमको बचाती है। तो 20 का राइट आंसर होगा। आप क्वेश्चन को नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है MAN, मैन का जो संबंध PDQ से है तो WAN का वही संबंध किससे होगा। तो
अगर वैसे मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है कि +4 +4 करके आप करेंगे तो जो रिलेशन पी डी क्यू का आया वही जेड डी क्यू का वही रिलेशन इससे होगा। ठीक है, तो 3 का जो राइट आंसर है वो है सी। लेकिन यहाँ पे आप ये भी देखिए कि ए एन को क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप इस प्रकार से भी टिक लगा सकते हैं। जो ट्रिक्स हैं उसका इस्तेमाल इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि लास्ट में 2 शब्दों में ए एन आ रहा है, तो जब लास्ट के 2 शब्दों में यहाँ ए एन है तो उसका संबंध डी क्यू से है। तो आप देख लीजिए कि डी क्यू किस में है, तो डी क्यू इन दोनों में से है। तो अगर आप गैस भी करेंगे तो तब भी आपका ये वाला प्रश्न सही हो जाता। ठीक है, तो आप वैसे मैंने आपको सही आंसर बता दिया और आप इसको भी नोट कर लेंगे। जो सॉल्यूशन है उनको अवश्य नोट कर लेंगे, तभी आपको पता लग पाएगा कि भाई ये इसका आंसर ऐसा क्यों आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 100 का जो रिलेशन 121 से है तो 144 का वही रिलेशन इससे कैसे होगा। तो आप ये देखिए कि 100 बराबर क्या होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, और 121 क्या है 121, ये 100 कर लीजिए इसको, 121 क्या है 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 121, तो वही रिलेशन 144 का क्या होगा, ये है 12 का स्क्वायर। ठीक है, और तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो 13 का स्क्वायर होगा सी 169। तो इसमें ये था 10 का स्क्वायर अनुपात 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा 12 का स्क्वायर, तो उसके बाद क्या होगा 13 का स्क्वायर। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब चूंकि यहाँ पे 13 का स्क्वायर तो है नहीं, इसलिए सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला लॉजिक लग रहा था जो मैं बता रहा हूँ, उसको भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहले वर्ग था उसका घन बन गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्या होगा, तो 5 का क्या होगा, निश्चित रूप से 5 का ये होगा। ठीक है, त्रिभुज का शंकु बन गया। अब जैसे वर्ग का घन बन गया तो इसका भी शंकु बन जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी एफ सी का जो रिलेशन सी एफ जी से है तो वही रिलेशन आर पी जे का किससे होगा। तो सी का जो राइट आंसर है वो है बी। अब बी कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बना रखा, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला वर्ड था, अक्षर था या अल्फ़ाबेट था, वो पहले आ गया, उसके बाद जो बीच वाला था और जो लास्ट वाला था, यानी ये सीधा उल्टा हो गया, तो ये भी सीधा उल्टा होगा। ठीक है, तो इनमें ये रिलेशन है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। तो सी का जो राइट आंसर वो ये है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर, हम अगर मैं स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से करें इसको। क्वेश्चन नंबर 7, पहले ये इस प्रकार था, पहले 3 थे फिर 2 हो गए, लेकिन 2 आधे काले हो गए, एक इस साइड को काला हुआ और एक इस साइड को काला हुआ। ठीक है, तो वैसे ही इसका क्या होगा, लेकिन हुए पहले इधर थे और फिर वो खड़े हो गए, तो पहले ये ऐसे थे तो अब कैसे होंगे। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है डी। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो रिलेशन इनके बीच में है तो वही रिलेशन इनके बीच में भी है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले यहाँ पे देखिए आप, इसका रिलेशन जो इससे है, पहले ये तीर इधर को था लेकिन अब ये तीर इधर को हो गया, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये तीर बाहर को था तो ये तीर भी बाहर हो गया। अब यहाँ पे 2-2 करके वो तीर हो गए, दोनों एक साइड हैं, तो यहाँ भी क्या होंगे, दोनों एक साइड हो जाएंगे। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, आप इन जो चित्र वाले हैं ये बहुत ईजी होते हैं, लेकिन इनमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इनमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं ये, लेकिन हम बहुत जल्दीबाजी में कर रहे होते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले त्रिभुज था फिर ये इस प्रकार से हो गया, फिर ये था, तो फिर क्या होगा। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है ए। फिर ये इस यहाँ पे ये रिलेशन ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पहले ये त्रिभुज था लेकिन एक लाइन इधर को थी, फिर ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया और ये लाइन इधर को आ गई। तो अब ये देखिए, ये क्या है,
ये त्रिभुज है लेकिन इसकी तीनों रेखाएं एक साइड को हो गई हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सारी तीनों रेखाएं बाहर को निकल रही हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, ठीक है। अब चतुर्भुज बन जाएगा और चारों तरफ उसकी रेखाएं चली जाएंगी, तो बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपने देख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों, अक्षरों, आकृतियों की एक श्रृंखला है। यहाँ पे क्या दे रखी है, श्रृंखला दे रखी है, और आपको ये लास्ट वाला बताना है कि यहाँ पे क्या है। ये जो यहाँ पे आएगा वो भी इसी श्रृंखला पे आधारित आएगा, ठीक है, और आपको ABCD में से बताना है। तो आपने प्रश्न समझ लिया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 12, 15, 18 और 21। अब इसमें क्या है, आप भी देखिए, 12 में +3 करेंगे तो आया 15, ठीक है, और 15 में आपने +3 किया तो आया 18, और 18 में +3 किया तो आया 21। तो 21 में +3 करेंगे तो क्या आएगा, 24, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। समझ गए आप, इसको जो मैंने बताया इसको भी आप नोट करेंगे कि 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21 और 21 + 3 24। तो आप इसको भी करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें +3 का लॉजिक चल रहा है। समझ गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 24। तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। 4A 12D 28G 60J 124M। अब यहाँ पे देखिए दो सीरीज चल रही है, एक तो 4, 12, 28, 60, 124 और क्या आएगा, और दूसरी चल रही है ADGJM और फिर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो सीरीज है, तो आपको ये दोनों ही ध्यान में देने हैं। तो 12 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 12 का जो राइट आंसर है वो है डी, डी इसका राइट आंसर है। अब डी कैसे आया ये देख लीजिए आप। अब आपको अच्छे से आंसर भी विजिबल हो रहा होगा, जो सॉल्यूशन है जो मैंने बना रखा है आप इसको भी देख सकते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि 12 कैसे आया, तो कैसे आया, 4 × 2 + 4 तो 12 आया। अब 12 के बाद 28 कैसे आया, तो 28 आया 12 × 2 24 और धन 4 28, ठीक है। फिर +4 +4 करके इस प्रकार से लास्ट में 252 आ गया, ठीक है। तो ये 252 तो आपने समझ लिया। अब P कैसे आया, A में +4 करेंगे तो D आएगा, D में +4 करेंगे तो G, G में +4 करेंगे तो J, J में +4 करेंगे तो M और M में +4 करेंगे तो P। तो इसलिए ये P आया। यहाँ पे जब आप मैथ कर रहे हों तो ये बात अवश्य देख लीजिए कि A = 1 और Z = 26, और कई बार ये लॉजिक उल्टा भी चलता है, यानी A = 26 और Z = 1, ठीक है। तो आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लेंगे कि कौन सा अक्षर किस पे आता है, तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को लिखिए और उसके बाद ये सॉल्यूशन भी लिखिए, ठीक है। जब आप कर रहे हों तो हो सकता है कि यहाँ पे 4 4 का जगह 5 5 हो, 2 2 की जगह 3 3 हो, कुछ भी संभव है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि इसमें हो ना हो इस प्रकार का लॉजिक भी चल रहा हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 2 6 24 120, और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले मैं 13 का आपको राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा 720। अब 720 कैसे आया तो देख लेते हैं, आप सॉल्यूशन भी नोट कर लेंगे। पहले 1 × 2 तो 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24 × 5 और 120 × 6। तो यानी ये क्रमागत जो संख्या है 1 2 3 4 करके बढ़ती ही जा रही हैं। समझिए, यहाँ पे जो संख्याएं हैं ये देखिए 1 2 3 1 2 6 24 120। तो इसमें क्या क्रमागत संख्याएं, पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो लास्ट में किससे होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट आंसर आएगा।
तो सी, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। 14 देख लेते हैं, TSQNJ और उसके बाद नेक्स्ट क्या। तो मैं पहले इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब बी कैसे आए ये देख लीजिए यहाँ पे। पहले जरा इसको देख लीजिए, ये एफ नहीं है, ये बाय मिस्टेक एफ लिख दिया, ये ई है, ठीक है। अब ये देखिए आप कि टी से एस कैसे आएगा। तो टी से एस इसलिए आए कि यहाँ पे -1 हुआ, और एस के बाद क्यू क्यों आ रखा है, क्योंकि -2 हो रखा है। क्यू के बाद एन इसलिए आ रखा है कि क्यू -3 करेंगे तो एन आ जाएगा, एन -4 करेंगे तो जे आ जाएगा, और जे -5 करेंगे तो ई आएगा। तो ई इसलिए राइट आंसर है, ठीक है। ई इसका राइट आंसर है। यहाँ पे बाई मिस्टेक एफ हो गया तो आप इसको ई लिखेंगे। जब आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आप इसको ई लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम। ADCF और यहाँ पे क्या आएगा, फिर H है और फिर G है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, तो यहाँ पे E आएगा। E कैसे आएगा, राइट आंसर E है, तो E कैसे आएगा। तो A में +3 करेंगे तो D आएगा, और D में -1 करेंगे तो C आएगा, C में +3 करेंगे तो F आएगा, और F में -1 करेंगे तो E आएगा, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार के लॉजिक चल रहे हैं कि +3 -1 +3 -1 +3 -1, ठीक है। तो इसलिए E इसका राइट आंसर है। आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है AZGTMN और यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, और लास्ट में YP। तो यहाँ पे 2 सीरीज चल रही हैं। तो A चल रही है A वाली AGM ऐसे करके, और दूसरी चल रही है ZT ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा, आप इसको भी देख सकते हैं। तो 16 का जो राइट आंसर वो है A। अब A कैसे आया ये देख लीजिए आप। A में हम +6 करेंगे तो G आएगा, ठीक है। मैंने पहले बता दिया ना आपकी, इसमें 2 सीरीज हैं। तो A में +6 करेंगे तो G आएगा, G में +6 करेंगे तो M आएगा, M में +6 करेंगे तो S आएगा, और S में +6 करेंगे तो Y आएगा। दूसरे में क्या है, Z में -6 करेंगे तो T आएगा, T में -6 करेंगे तो N आएगा, N में -6 करेंगे तो H आएगा, और H में -6 करेंगे तो B आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला राइट आंसर है A, इसलिए इसका राइट आंसर है। इस लॉजिक को भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आप प्रश्न करेंगे, चारों उत्तर लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये ABCD लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस क्वेश्चन को नोट करें और इस सॉल्यूशन को आप नोट करें, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर लिख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी इस सॉल्यूशन को आप नोट करें। ABCD चारों खंड लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। आप ये देखिए, पहले ये चित्र इस प्रकार का था, फिर इस प्रकार का हो गया, अब ये इस प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 17 का जो राइट आंसर है वो है C, ठीक है। देख लीजिए, इसमें रेखाएं घट गई, इसमें ये षष्ठभुज है और ये पंचभुज है। अब चूंकि ये चतुर्भुज है तो अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। जो ये व्हाइट है तो व्हाइट बाहर की ओर चल जाएंगे, और इसके बीच में एक ब्लैक बन जाएगा। तो C इसलिए राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहले ये इस प्रकार का था, फिर ये बन गया, फिर अब इस प्रकार का है, तो क्या होगा। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है A, ये इस प्रकार का हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस प्रकार का है, फिर ये चित्र इस प्रकार का हो गया, तो अब इस प्रकार का हो गया, इसके बाद ये क्या हो गया यहाँ पे। तो 19 का जो राइट आंसर वो है D, ये इस प्रकार का, ये इसका आंसर होगा, D इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, पहले फिगर ऐसे था फिर ऐसे था, यानी इधर को कट था तो फिर ये इधर को कट हो गया। अब ऊपर को कट है तो स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर कट हो जाएगा। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है D, ठीक है। आप इनको भी नोट कर लें, चाहे तो फिगर बना सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 से 30 तक के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं, यानी ये भी 10 क्वेश्चनों के लिए निर्देश हैं। तो निर्देश क्या हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद दिए गए हैं जिनमें से एक पद भिन्न है, यानी जो ऑड इन आउट वाला आपका ये सवाल है, ABCD में से कौन भिन्न है। तो इनमें क्या लॉजिक लग रहा है कि कौन सा भिन्न है, लेकिन क्यों है, तो ये भी आप देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 9, 11, 13 और 17। तो इसमें क्या है, 9 डिफरेंट है, अकेला भाज्य है इसमें, बाकी तीनों ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, या इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये अभाज्य है और ये भाज्य है, या ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 9 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, 125, 64, 144 और 27। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, वो 22 का राइट आंसर है सी। ठीक है, 144 है। बाकी देखिए आप, सब क्या है, ये क्यू है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हो जाएगा 125। ठीक है, वैसे 64 कैसे होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 64। यानी ये सारे क्यू हैं, ये 5 का क्यू और ये 4 का क्यू। 27 क्या होता है, 27 होता है 3 का क्यू। ठीक है, स्क्वायर नहीं, 3 का क्यू, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 27। एक सी है, ये क्या है, वर्ग है, 12 का स्क्वायर है ये, समझ गए। तो सी इसका राइट आंसर हुआ। जो मैंने बताया इसको भी आप नोट करेंगे कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 23, लेखक, उपन्यासकार, कवि और प्रकाशक। तो 23 का इसमें तो साफ है प्रकाशक, ये कहीं ना कहीं ये लिखने पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, और ये सिर्फ किताबों को छापने वाले, ये किसी चीज़ की भी किताब छाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लोहा, पीतल, एल्युमिनियम और जस्ता, जिंक। तो इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है, ब्रास, बी इसका डिफरेंट है। ये क्या है, ये मिश्र धातु है, ये कॉपर और जिंक से बनी हुई होती है। पीतल किससे बनता है, कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है, तो ये मिश्र धातु है, बाकी धातुएं हैं। तो बी इसलिए इसका राइट आंसर, इसका डी राइट आंसर। आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं, विस्तृत का चौड़ा, ये पर्यायवाची है। ठीक है, हल्का का भारी, ये विलोम शब्द हो गया है। नन्हा का छोटा, ये भी पर्यायवाची कह सकते हैं। बड़ा का विशाल, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या है, एंटोनिम्स है, ये इसका विलोम है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, CXGT, EV, BY, BYCW, AZDW। तो इसका जो 26 का जो राइट आंसर है वो है सी। इसमें आपको A इक्वल टू फिर से 1 और Z इक्वल टू 26 वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। फिर आप देखिए इसमें कुछ के बीच में, जैसे CX के बीच में देखिए 3 का अंतर आ रहा है, और EV के बीच में देखिए ये क्या है, इसमें 5 का अंतर है। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है डी, इसको आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 28 का इस प्रकार के जो फिगर होगा जो अलग से क्या है, तो 20 ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है, बाकी में कहीं ना कहीं रेखाओं का प्रयोग हो रखा है और कोण का प्रयोग हो रखा है। एक ये है, ये जो वृत्त का आधा है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, पहले ऐसे था, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो डिफरेंट क्या है, तो 29 का भी बिल्कुल स्पष्ट विजिबल है, ये इसका राइट आंसर है। डी, सब में एक ही साइड कुछ कट लगा है, इसमें 1 का कट लगा, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें दोनों साइड कट लग गए, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं, 4 का 15, 8 63, 7 50 और 6 35। तो 30 का जो राइट आंसर, पहले मैं ये बता देता हूँ, सी इसका राइट आंसर है। ये भिन्न क्यों है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये लॉजिक मैंने बता रखा है। बाकी सब में क्या लॉजिक चल रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर और उसमें -1, तो 4 4 जा 16 -1, तो 15 राइट आंसर आए। 8 8 जा 64 -1, तो 63 राइट आंसर आया। 3 3 जा 36 -1 35,
तो ये तीनों पे एक जैसा लॉजिक चल रहा है। अगर इसी वाले लॉजिक को हम इस पे भी यूज़ करते तो 7 7 जा 49 और -1 करते तो 48 आ गया, लेकिन जबकि इसमें क्या हो गया, +1 वाला लॉजिक चला दिया, तो ये क्या है, डिफरेंट है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, तो आप पहले इसका राइट आंसर ये लिख लीजिए और उसके बाद ये सॉल्यूशन भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 और 32 के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है, दी गई श्रृंखला का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो श्रृंखला है आपको ये देखनी है और उसके बाद ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनका उत्तर आपको देना है। कितने 7 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 9 और ठीक बाद में 6 है? यानी जो ये संख्या है ये क्या हो जाएगी, ठीक पहले 9 और ठीक बाद में 6, तो यानी जो संख्या है 976 है। ऐसे कितने 976 हैं इसमें? तो इसमें सिर्फ 2 976 हैं। ठीक है, अब आप देखो कहाँ कहाँ पे हैं। तो एक तो ये है, ठीक है, ये वाला, और दूसरा है ये वाला। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही इसमें 976 976 2 ही है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये बोल क्या रहा है ये प्रश्न। ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वही श्रृंखला है, उपरोक्त श्रृंखला में कितने संख्याओं की आवर्ती समान है? यानी कौन कौन संख्याएं हैं जिनकी आवर्ती बिल्कुल समान है? तो इनकी इसका जो राइट आंसर है वो है 8। अब आपने वो श्रृंखला देख ली होगी, एक बार हम पुनः देख लेते हैं। तो वो श्रृंखला में किन किन की आवर्ती समान है, ये दे रखा है कि उपरोक्त श्रृंखला में किन की आवर्ती समान है। तो आप ये देखिए, एक तो 8 देख लीजिए आप, 8 की आवर्ती कितनी है, 2 बार है। दूसरा आप देख लीजिए 6 देख लीजिए आप, जो 6 की आवर्ती है वो भी 2 बार है। और उसके बाद 5 देख लीजिए आप, 5 की जो आवर्ती है वो भी 2 बार है। यानी इन तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो समान है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे, तो जिससे आपके ये जो 2 प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि आपको डी इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में एकांतर संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिनके मध्य 2 का अंतर है? एकांतर, एकांतर क्या होता है, जिसमें 1 का अंतर हो। ठीक है, एकांतर क्या है, या अल्टरनेट जिसमें 1 का, यानी 1 और 1 के बाद अल्टरनेट क्या होगा, 1 का अल्टरनेट फिर 3 फिर अल्टरनेट 5। तो यहाँ पे ये एकांतर संख्याएं हो गई, 1 का अंतर आ रहा है। तो ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 2 का अंतर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब ये देखिए यहाँ पे कौन कौन सी इस प्रकार की संख्या है। तो ये देखिए 4 और 2। ठीक है, यहाँ पे 4 है, फिर एक संख्या बीच में है और फिर 2 है। तो ये क्या है, ये एकांतर संख्याएं हो गई। ठीक है, ये हो गई एकांतर, एक बीच में आ गया। ठीक है, और लेकिन इनके बीच में जो अंतर है, इन 2 संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है। आपको बताना है कि कितने ऐसे जोड़े हैं। तो इसमें क्या है, 2 का अंतर है। तो एक संख्या ये हो गई और एक संख्या यहाँ पे हो गई। 1 है, फिर 5 है, 1 है, 5 है और फिर 3 है। तो ये भी क्या है, एकांतर संख्या है। ठीक है, एक अंतर हो गया और इन 2 संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो गया। तो आप इसको भी नोट कर लें। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इसको भी आप नोट कर लें। हो सकता है आपके पास 2 का अंतर वाला आ जाए, ठीक है, या 3 का अंतर वाला आ जाए, कुछ भी संभव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। और बी क्यों आया, मैंने इसका लॉजिक भी आपको बता दिया है, आप उसको भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। ए और बी 2 भाई हैं। ए और बी क्या हैं, 2 भाई हैं। सी और बी की बहन है, सी बी की बहन है। डी ई की बहन है, डी ई की बहन है। ई ए का पुत्र है, तो डी का चाचा कौन है? तो पहले आप इसको समझ लो। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। 34 का जो राइट आंसर है वो है सी। आप क्वेश्चन लिख लीजिए और आंसर लिख लीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो लॉजिक कैसे बनना है पहले आप समझ लीजिए कि ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है। तो इस प्रकार से ये बनेगा, ये जो ब्लड रिलेशन है ये क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको भी कर लेंगे। ये भाई बाय मिस्टेक हो गया, इसको आप काट देंगे। ठीक है, तो ए का बेटा ये है जो डी का भाई है, समझिए। तो इसको
इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार का फिगर बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा ना कि ए का बेटा डी का भाई है, यहाँ पे बताया नहीं है, तो यहाँ पे ए का जो ये बेटा है वो डी का भाई है, समझ गए। तो ये भाई नहीं लिखेंगे आप, तो ए का भाई बी, ए का बेटा डी का भाई, और डी और सी बहनें, तो सी का बी से क्या रिलेशन है, तो ये इनके चाचा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आप इसको भी नोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे भाई ये करेंगे, आप यहाँ पे रिलेशन बेटा रखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 35 देखें, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। और अगर बाय द वे आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट में अवश्य पूछें, आपका निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। संदीप की माता रेखा के पिता की इकलौती पुत्री है। रेखा के पति का संदीप से क्या संबंध है? तो हमारे पास ऑप्शन है चाचा, भाई, पिता या दादा। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है सी, पिता का संबंध है। समझिए, तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन इजी प्रश्न था ये। अगर ये जो रक्त संबंध वाले क्वेश्चन हैं तो अगर आप इनको अच्छे से समझें तो इसका जो बहुत ईजी हैं लेकिन घुमा फिरा के दिए रहते हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। दीपा जो मदन की बेटी है, प्रियंका की ओर इशारा करते हुए बोलती है, तुम्हारी माँ सविता मेरे पिता की छोटी बहन है जो सुरेंद्र की तीसरी संतान है। सुरेंद्र प्रियंका से कैसे संबंधित है? तो वो क्या कह रही हैं, हमको किससे संबंधित बताना है? सुरेंद्र से बताना है। ठीक है, तो वो कह रही कि तुम्हारी माँ सविता प्रियंका से कह रही है, तो तुम्हारी माँ यानी यहाँ पे आ जाएगा प्रियंका। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा सुरेंद्र। तो प्रियंका की माँ कौन है? सविता। ठीक है, अब प्रियंका की माँ सविता, सविता के पिताजी सुरेंद्र, तो कैसे प्रियंका का सुरेंद्र से कैसे रिलेशन होगा? नाना जी का होगा। ठीक है, माना ये मैं कहता हूँ कि प्रियंका, माना मेरा नाम प्रियंका है तो, और मेरी माँ का नाम क्या है? सविता है। तो मेरी माँ के पिताजी का नाम सुरेंद्र है, तो मेरा अपने नाना मेरी माँ के पिताजी से कैसे रिलेशन होगा? नाना जी से होगा। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को ऐसे भी देख सकते हैं, आप उनमें अपने आप को इंक्लूड कर लें। माना बात, आप अपने आप को प्रियंका के रूप में इंक्लूड करें तो आपको ऐसे प्रश्नों को निकालना जो रक्त संबंधित है, इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। लक्ष्मण अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। अपने घर से कहाँ चला? उत्तर दिशा में कहाँ चला? वो 15 किलोमीटर, या माना उत्तर दिशा ऊपर की ओर है। ठीक है, 15 किलोमीटर वो चल पड़ा। तब वह पश्चिम की ओर मुड़ा। यहाँ से उत्तर की ओर चला वो, फिर वहाँ से वो पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर वो चला। तत्पश्चात वो दक्षिण की ओर मुड़ा, यानी वो दक्षिण की ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर वो चला। ठीक है, अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ा और फिर से क्या चला? वो 10 किलोमीटर फिर से चला। ठीक है, तो वह अपने घर से किस दिशा में है? तो यानी वो पहले उत्तर में चला। ठीक है, तो अब भी तो वो ऊपर ही तो है, बशर्ते वो यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे आ गया, घर से वो 10 किलोमीटर अभी भी उत्तर में ही है। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है सी, उत्तर। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा, आप इसको भी देख सकते कि वो कैसे चला। पहले यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर चला, फिर वो ऐसे चला, फिर वो 5 किलोमीटर ऐसे चला, फिर वो ऐसे चला, और उसका घर यहाँ पे है, तो अभी भी तो उत्तर में ही है। ठीक है, पहले वो 15 चला और फिर वो 5 नीचे को आ गया, तो यानी अब वो घर से, अगर प्रश्न आता है कि कितने दूर है, तो 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, लेकिन दिशा आ रही है तो दिशा वो अभी भी उत्तर में ही है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आप डायग्राम भी अवश्य बनाएं। क्वेश्चन नंबर 38। यदि पूर्व को दक्षिण पूर्व दर्शाया गया है तो पश्चिम को निम्नलिखित में से किस प्रकार दर्शाया जाएगा? तो पूर्व को दक्षिण पूर्व, यानी पूर्व ऐसे है तो उसको दिखा दिया ऐसे। ठीक है, ये पूरब है, ठीक है, और ये पश्चिम है, तो अब पूरब को यहां दिखा दिया तो पश्चिम यहां चले जाएगा। ठीक है, तो 38 का जो राइट आंसर है वो है डी। मैंने इसका डायग्राम भी बना रखा, आप इसको भी अपनी कॉपी में बना लेंगे।
समझ गए? जब पूरब यहाँ पे था, पूरब पश्चिम ऐसे होता है, जब पूरब यहाँ दिखा दिया तो पश्चिम यहाँ होगा। पूरब हो गया दक्षिण पूर्व में तो पश्चिम हो जाएगा उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। तो 38 का ये डायग्राम भी आप अवश्य नोट करें अपनी कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। माधुरी 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। कितना चलती है? 14 किलोमीटर वो उत्तर पश्चिम की ओर चलती है और उसके पश्चात बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। पुनः बाईं ओर मुड़कर 26 किलोमीटर चलती है। माधुरी अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? इसमें आपको पाइथागोरस की प्रमेय लगानी होगी। तो पहले मैं 39 का आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, 39 का जो राइट आंसर है वो है ए। अब ए कैसे आया ये देख लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, पहले क्या कर रही है वो माना बात उसका घर यहाँ पे, यहाँ से पहले वो 14 किलोमीटर कहाँ चली? पश्चिम की ओर चली हो। ठीक है, 14 किलोमीटर चल पड़ी हो। फिर वहाँ से क्या कर रही हो? 6 किलोमीटर वो नीचे की ओर चल रही, यानी बाईं मुड़ के वो चल पड़ रही है। ठीक है, यानी वो पश्चिम से दक्षिण की ओर चल पड़ रही है। उसके बाद वो फिर 26 किलोमीटर कहाँ चल पड़ी हो? वो बाईं ओर मुड़ी और 26 किलोमीटर वो आगे की ओर चल पड़ी। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है वो? यानी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो पहले आप इसका डायग्राम इस प्रकार से बना लेंगे घर में, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये एक प्रकार से त्रिभुज बन गया। ठीक है, समझ गए? ये 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर इधर को चली तो 26 किलोमीटर इधर को चली, तो 26 में से 14 घटाएंगे तो ये हो जाएगा इसका आधार 12, और जो ये 6 है जो लंब है वो तो है ही अभी भी। ठीक है, अब आपको कर्ण निकालना है इसका, तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे बता भी रखा है कि पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, कर्ण बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, तो आधार क्या है, यहाँ पे मैंने आधार 6 मान दिया है, तो 6 का वर्ग आप किसी को मान लो, वैसे होना तो ये लंब चाहिए था। ठीक है, आधार थोड़े से यहाँ पे आधार होना चाहिए था 12 और लंब होना चाहिए था 6, लेकिन आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आता। समझ गए? तो 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144, तो 144 धन 36 तो यानी 180। तो ये इसका राइट आंसर आया। ठीक है, तो इसलिए था, समझ गए? हालांकि ये इधर का इधर हो गया, लेकिन आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, तो इस सॉल्यूशन को भी नोट करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किरण उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है। किरण 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। कितना चल पड़ी? 10 किलोमीटर। ठीक है, वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आती है, यानी वो वहाँ से 6 किलोमीटर वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, यानी वो 6 किलोमीटर नीचे चल पड़ी। यानी अब वो, अगर प्रश्न आता है कि वो अपने घर से कितने दूर है, तो अपने घर से है 4 किलोमीटर दूर है। समझ गए? पहले 10 चली थी, फिर 6 वापस आ गई, तो घर से क्या है वो 4 किलोमीटर दूर है। तब वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर चल पड़ती है। पहले वो उत्तर गई, फिर वो दक्षिण, पहले वो उत्तर गई, फिर वो दक्षिण आ गई। अब वो वहाँ पे से 3 किलोमीटर पूरब की ओर चल पड़ी। ठीक है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है, तो आपको ये बताना है। इस पे भी जो अभी तक वाला हमने क्वेश्चन नंबर 39 में किया था पाइथागोरस प्रमेय वाला, आपको इसमें भी कर्ण निकालना है। समझ गए? तो इसका जो मैं राइट आंसर बता देता हूँ, इसका 40 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब सी कैसे आया, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन बता रखा है। समझ गए? मैंने ये डायग्राम बना रखा है, आप इसको भी बनाएंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए? पहले वो यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पे है, तो ये क्या है, अपने से वो उत्तर पूर्व की ओर वो स्थित है। तो सी इसलिए इसका राइट आंसर है। आप इसको भी नोट कर लेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2 वर्ष पूर्व रुचि की आयु नीति की आयु से दोगुनी है। ये आयु वाले आ गए हैं, दोगुनी थी। यदि रुचि उस समय नीति से 2 वर्ष बड़ी थी तो वर्तमान में रुचि की आयु क्या होगी? तो 41 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर है ए, 6 वर्ष। अब 6 वर्ष कैसे निकला देख लेते हैं हम। इसको इस प्रकार से निकालेंगे आप। माना नीति की वर्तमान आयु है x, रुचि की वर्तमान आयु है x + 2 वर्ष।
ठीक है, क्योंकि प्रश्न में इसी प्रकार का दे रखा था कि वो क्या थी, वो बड़ी थी, दोगुनी थी उसकी। तो प्रश्नानुसार 2 वर्ष पहले क्या होगा ये आप कर लेंगे और लास्ट में 6 का राइट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो ये सेम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41 जैसा ही है। आप इसको भी अब स्वयं करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछेंगे, तो मैं आपको सिर्फ राइट आंसर बता देता हूँ। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है सी, 45 ईयर। अब कैसे आया तो आप इसको कमेंट में बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो आप वहाँ पूछेंगे। अगर आपको सारे 42 क्वेश्चन आ गए या 41 क्वेश्चन आ गए तो आप उसको कमेंट में भी यस लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरी माँ और मेरी आयु संयुक्त रूप से 40 वर्ष थी, यानी मेरी और मेरी माँ की उम्र टोटल आयु क्या थी, 40 वर्ष थी। वर्तमान में माँ की आयु का अनुपात 4:1 है, तो मेरी माँ की आयु कितनी है? तो 43 का जो राइट आंसर है वो है बी, 40 वर्ष। अब 40 कैसे आया, ये थोड़ी सी डिफरेंट वाला सवाल था, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व संयुक्त आयु थी 40 वर्ष, वर्तमान संयुक्त आयु है 40 + 5 + 5, क्योंकि दोनों की आयु 5-5 वर्ष है, तो वर्तमान में जो संयुक्त आयु है वो है 50 वर्ष। वर्तमान आयु का अनुपात है 4:1, तो माना बच्चे की आयु क्या है, मेरी आयु क्या है x, तो माँ की आयु है 4 गुनी है, तो 4x। संयुक्त आयु का योग है 4x + x = 50, तो 5x = 50 हो जाएगा। बच्चे की वर्तमान आयु x = 50/5, तो 10 हो जाएगा। और चूंकि 4:1 है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही नोट किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे और आप चूंकि अच्छे से नोट कर लेंगे तो आपको जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपके लिए ऐसे प्रश्न आसान हो जाएंगे। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं 44 से लेकर 47 तक के। और ये प्रश्न कैसा है, व्हेन आरेख वाला है, आपको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। अच्छे से इसका अध्ययन करना है और उसके बाद आप आपके लिए जो ये 4-5 प्रश्न इसके अंदर होते हैं आप बहुत आसानी से उनको कर पाएंगे। आप देखें कि आयत कलाकारों को दर्शाता है, जो ये आयत है ये क्या कर रहा है, ये कलाकारों को दर्शा रहा है। जो वृत्त है वो दर्शा रहा है खिलाड़ियों को, और तथा जो त्रिभुज है वो दर्शा रहा है डॉक्टर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न है, अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए, मैं फिर आपको पूरा विजुअल करूँगा उसको। कितने खिलाड़ी न कलाकार हैं और न डॉक्टर हैं? ये हैं कलाकार, ठीक है। मैं थोड़ी सी क्लियर कर लेता हूँ, ये हैं कलाकार और ये हैं डॉक्टर। अब कितने बच्चे? सिर्फ ये वाला बच्चा, तो इसका जो न तो वो क्या है कलाकार हैं और न वो डॉक्टर हैं, वो क्या हैं 25 खिलाड़ी हैं ये। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 25, ठीक है। यहाँ पे ABCD दिया रहता है, आपको उनमें से एक चूज करना है, तो डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। आप इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसमें और भी प्रश्न बनते हैं। कितने कलाकार न खिलाड़ी हैं और न डॉक्टर हैं? तो 45 का जो राइट आंसर है वो है डी। आप वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें और फिर देखें कि क्या ये सही है। डी इसका राइट आंसर है। कितने डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? तो 46 का राइट आंसर है 3, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आप इसको देख भी लें क्या ये सही है या नहीं है। क्वेश्चन 47, कितने डॉक्टर न खिलाड़ी हैं और न कलाकार हैं? तो 47 का जो राइट आंसर है वो है बी, 27, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। यदि हु का अर्थ मल्टीप्लाई, टुमारो का अर्थ माइनस, कम का अर्थ डिवाइड, विल का अर्थ प्लस, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? यहाँ पे देख लीजिए, मतलब हु मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा का चिन्ह हो गया। टुमारो मतलब ऋण हो गया, घटाना है। कम का अर्थ भाग देना है और विल का अर्थ क्या हो गया जोड़ना है, ठीक है। तो इस समीकरण में आपको ये करना है, यानी हो की जगह आपको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले आप उसका मान रखेंगे, तो 8, ठीक है, 8
होम मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, फिर 12 विल मीन्स जोड़ना, तो यहाँ पे जोड़ दिया आपने, और फिर आया 16, कम का मतलब क्या है, भाग देना, आपने भाग दे दिया, और फिर 2 लिखा, फिर टुमारो का मतलब है घटाना, तो आपने ऋण किया और 10 किया, तो मान रखने पे ये इस प्रकार से आएगा 2 गुणा गया 12 धन 16 भागा 2 ऋण 10। अब इस पे आप बोडोमास वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, तो आपका जो राइट आंसर आएगा 48 का राइट आंसर आएगा वह होगा 94। अब कैसे होगा 94, ये विजुअल कर दिया मैंने आपको, अब आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो 94 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, रिक्त स्थानों में दिए गए प्रतीक चिन्हों का सही समुच्चय चुनें जो दिए गए समीकरण के लिए उपयुक्त होगा। आपको ये देखना है, ये जो क्वेश्चन है ये ट्राई एंड एरर वाला है, आपको सबको फटाफट से आजमाना होगा, चारों को, ठीक है। तो 49 का जो राइट आंसर है वो है बी। अब हमने इसको आजमाया तो उसके बाद देखिए क्या 20 आया, तो आप ये देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है और लास्ट में 20 इसका राइट आंसर आ रहा है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक भी नोट करें, पहले क्वेश्चन लिखें, ठीक है, और फिर इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में तो आप कमेंट में अवश्य पूछें। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में यदि प्लस और माइनस अंक 8 और 7 को आपस में बदल देते हैं, यानी माइनस की जगह क्या कर देना है, जहाँ पे प्लस है उसके स्थान पे माइनस कर देना है, और माइनस के स्थान पे प्लस कर देना है, यानी इन दोनों को भी चेंज कर देना है। और इन दोनों को आपने समझ लिया है। अब क्या है, अंक भी दे रखे हैं, 8 के स्थान पे 7 लिख देना है और 7 के स्थान पे 8 लिख देना है। तो निम्न में से कौन से समीकरण, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित होगा। तो आपको ये भी ट्राई एंड एरर वाला चारों आपको ट्राई कर लेने हैं। तो 50 का जो राइट आंसर है वो है डी। अब डी कैसे आया देख लेते हैं, ये है, ठीक है। पहले आपने जैसा प्रश्न दे रखा था, फिर आपने स्थान बदल दिए उनके, कि 8 को 7 और 7 को 8 कर दिया, ठीक है। प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दिया। तो इस प्रकार से पहले समीकरण ऐसी थी, फिर ये ऐसी हो गई, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 और 52 के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न आकृति x, ये वाली है प्रश्न आकृति x में दिए गए 4 विकल्प ए बी सी डी ये दे रखे हैं, मैं किसी एक में ये आकृति छिप रखी है, उस आकृति का पता लगाएं। यानी आपको ये वाली जो प्रश्न आकृति है इन ए बी सी डी में से किसी एक में छिप रखी है, आपको उस आकृति का पता लगाएं कि जिसमें ये एक्स आकृति छुप रखी है, ठीक है। और आपको वहाँ OMR पे वो वाला काला करना है, ब्लैक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो है सी। आप इसको देख लीजिए कि ये क्या बन रखा, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक रेखा लगी है, लेकिन ये रेखा बिल्कुल चिपकी हुई है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका बीच वाला है और उसके बाद एक रेखा है इसमें, तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप चाहें तो आप डायग्राम वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है, ये जो प्रश्न आकृति है ये किस में छिप रखी है, तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। यहाँ पे जो प्रश्न है निर्देश दे रखे हैं स्पेशली 53 से लेकर 54 तक के लिए। दी गई सूचना का अध्ययन कर, आपको ये जो सूचना दे रखी है इसका आपको अध्ययन करना है। हालांकि मैंने इसका सॉल्यूशन बना ही रखा है कि PQRST और U एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हैं, यानी PQRST और U एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। ये ऐसे वृत्त में बैठे, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाई लेता हूँ। हाँ, अब आप देख लीजिए कि ये क्या है, ये सारे इतने एक दूसरे के सामने बैठे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, PQ के ठीक सामने बैठा है, PQ के ठीक सामने बैठा है, QT के दाईं ओर तथा R के बाईं ओर बैठा है, PU के बाईं ओर तथा S के दाईं ओर बैठा है। तो ये इस प्रकार से आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ये इस प्रकार से बैठा है, P बैठा है, U बैठा है, T Q R और S इस प्रकार से ये बैठे हैं।
इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास वहाँ आएगा तो आप एक वृत्त बना लें, क्योंकि वो सब आमने सामने बैठे हैं, यानी वो गोले में बैठे हैं, ठीक है। और फिर कौन कैसे बैठक है, तो आप सबसे पहले देखें कि कौन किसके सामने बैठा है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है कि पी क्यू के सामने बैठक है। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। उसके बाद जो प्रश्न बनते हैं इस पर, अब इस पर क्या बनना है कि आर के ठीक विपरीत कौन बैठक है। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है सी, यू। यू बैठक है। तो आर के ठीक विपरीत हम देख लेते हैं कि आर के ठीक विपरीत यू है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप, आर यहाँ है, उसके ठीक विपरीत यू है, समझिए, ये देख लीजिए। अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। पी और आर के बीच में कौन बैठक है, इन दोनों के बीच में कौन बैठक है। तो 54 का जो राइट आंसर है वो है एस, सी बैठक, एस बैठक है। तो राइट आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। एक एटीएम के बाहर 5 व्यक्ति एक पंक्ति में पैसे निकालने के लिए खड़े हैं। एटीएम है, एटीएम के बाहर 5 व्यक्ति खड़े हैं। अंतिम छोर पर 2 व्यक्ति पंकज और विजेंद्र है, यानी एक जगह पंकज है, एक जगह विजेंद्र है, ठीक है। अनीता रोहित के पीछे खड़ी है, बबीता विजेंद्र के आगे खड़ी है, रोहित पंकज और अनीता के बीच में खड़ा है। सामने से गिनने पर अनीता किस स्थान पे खड़ी है। तो पहले आपको ये देख लेना है कि भाई कौन कैसे खड़ा है, समझ गए। तो सबसे आगे से है पंकज, फिर है रोहित, फिर है तीसरे नंबर पे अनीता, चौथे पे बबीता और पांचवें पे लास्ट नंबर पे है विजेंद्र। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, तीसरे नंबर पे अनीता है, समझ गए। सबसे आगे से है पंकज और सबसे पीछे से है विजेंद्र, ठीक है। और तीसरे नंबर को पूछा है कि तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे है अनीता। हो सकता है कि जब आप पेपर दे रहे हों और इसी प्रकार का प्रश्न आए और पूछा जाए कि चौथे नंबर पे कौन है या दूसरे नंबर पे कौन है, तो आप इन प्रश्नों को इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसको ज्ञात गिनेंगे, कि इसमें गिनेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो 56 का मैं आपको राइट आंसर बता दूं, इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 त्रिभुज हैं। तो देखिए 1 2 3 और 4 तो ऐसे हो गए, फिर 5वां ये हो गया, फिर 6वां ये हो गया, फिर 7वां ये हो गया, फिर ऐसे करके आप गिनेंगे तो इसमें टोटल 10 त्रिभुज हैं। तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, आप उन त्रिभुजों को अपनी कॉपी में बना सकते हैं। कॉपी में बनाएं और फिर देखें कि क्या वो वाकई 10 थे, उसमें इनमें 10 थे या नहीं थे, ठीक है। और फिर आप कमेंट में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। ABCD आवासीय परिसर में 4 इमारतें हैं। ABCD क्या है, ABCD ये क्या है, एक आवासीय जो परिसर है उसमें 4 इमारतें हैं और प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है, यानी ABCD की चारों की अलग अलग ऊंचाई है। A केवल D से ऊंची है, B C से छोटी है, लेकिन A से ऊंची है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची इमारत कौन सी होगी। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो 57 का जो राइट आंसर है वो है सी, सबसे ऊंची कौन है, सी। अब मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बना रखा है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये इमारतें इस प्रकार से हैं, डी सबसे छोटी है, सी सबसे बड़ी है, ठीक है। उसके बाद बी है, फिर ए है और सबसे छोटी ये डी है, समझ गए। तो इस प्रश्न को आप ये सॉल्यूशन भी आप नोट कर लेंगे और इन प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इमारतें की जगह लड़कों का नाम आ सकता है, आदमियों का नाम आ सकता है, गर्ल्स का नाम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, उमेश सतीश से लंबा है। उमेश क्या है, सतीश से लंबा है। सुरेश नीरज से छोटा है। सुरेश क्या है, नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से लंबा है। तो इनमें सबसे लंबा कौन होगा। तो ये मैंने ये यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो 58 का जो राइट आंसर वो है सी, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन है, नीरज है, फिर सुरेश है, फिर उमेश है और सबसे छोटा है सतीश। तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 से लेकर 63 के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। और ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये चाहे आपकी जो CM स्कॉलरशिप है उसके लिए, या चाहे NMMS की स्कॉलरशिप है उसके लिए, या चाहे भविष्य में भी अन्य स्कॉलरशिपें आएंगी या भविष्य में जो परीक्षाएं होंगी उनमें भी ये प्रश्न अक्सर आ रहे हैं अब,
ठीक है, तो आपको ये प्रश्न कैसे सॉल्व करने हैं, पहले आपको ऐसे टेबल बना लेनी है। ठीक है, और देखना है कि कौन कौन से कर रहे हैं। पहले हम जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, राजेश, सुधीर, मोहन फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। राजेश, राकेश, मोहन हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं। राजेश, सुधीर, नरेश, मोहन फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो इनको आपने क्या करना है, तो इनके लिए आपने इस प्रकार से एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है। इधर आपने खिलाड़ियों के नाम लिख लेने और कौन कौन से खेल खेल रहे हैं वो इधर लिख लेने। ठीक है, कौन क्या क्या खेलता है, जैसे आपने देख लिया कि राजेश क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है और बास्केटबॉल भी खेल रहा है। मोहन क्रिकेट भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है और बास्केटबॉल भी खेल रहा है। यानी 2 खिलाड़ी हैं जो पूरे के पूरे गेम खेल रहे हैं। ठीक है, नरेश सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है और फुटबॉल खेल रहा है, समझ गए। और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, सुधीर और राकेश, नहीं, सुधीर और नरेश हैं जो बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो आपने पहले इसका बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेना, क्योंकि इस पर कभी 5 सवाल और कभी 6 सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये टेबल अच्छे से अपनी कॉपी में भी क्वेश्चन लिखो, इस टेबल को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब हम प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है 59, कौन से 2 लड़के सभी खेल खेलते हैं। चूंकि आपने टेबल बना ली, अच्छे से टेबल बना ली, और अब आपके लिए बहुत आसान हो गया ये। ठीक है, अगर आपको टेबल याद नहीं रह गई तो आप एक बार फिर से रिवर्स करो और देखो इसको। तो 59 का जो राइट आंसर है वो है डी, राजेश और मोहन क्या करते हैं, ये सारे खेल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, कौन सा खेल सभी लड़कों के द्वारा खेला जाता है। तो 60 का राइट आंसर होगा बी, क्रिकेट सभी बच्चों के द्वारा खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, कौन फुटबॉल नहीं खेलता है। तो फुटबॉल कौन कौन नहीं खेले, इसमें हमारे पास ऑप्शन है राकेश, सुधीर, नरेश और मोहन। तो 61 का जो राइट आंसर है वो है ए, राकेश फुटबॉल नहीं खेलता है। क्वेश्चन नंबर 60, हाँ अब आपको विजुअल हो रहा होगा। 62 देखो, कौन से 2 खेल नरेश द्वारा नहीं खेले जाते हैं। तो 62 का जो राइट आंसर है वो है सी, हॉकी और बास्केटबॉल नहीं खेले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कौन बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। तो एक तो यही आ गया, ठीक है, एक तो नरेश ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। और दूसरा कौन है, तो 63 का जो राइट आंसर है वो है बी, सुधीर और नरेश ये नहीं क्या नहीं करते हैं, ये बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। तो आपने टेबल बना दी तो आपके 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर टेबल गड़बड़ बन गई तो ये 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अच्छे से टेबल बनानी है। और चूंकि आप परीक्षा में कर रहे होंगे तो आप बहुत स्पीड से करें इसके लिए। ठीक है, पेंसिल से फटाफट बनाएं, बहुत डिजाइन से नहीं बनानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही है। तो आपने पासे देख रखे होंगे, आप लूडो खेलते हैं, आपको पासे पता है। तो 64 का जो राइट आंसर है वो है ए, इसका राइट आंसर है। आप अपने घर में डाइस देखें, उनको देखें क्या ये मैं सही बता रहा हूँ या नहीं। ठीक है, आप कमेंट में भी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 65 देखें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक निश्चित कोड में DES के डैश को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है, और राइट को ऐसे लिखा जाता है कि रूप में लिखा जाता है, और उस कोड में रिस्क कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 65 का राइट आंसर है ये, बी राइट आंसर है। अब आप देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आप इनको ऐसे करके लिखेंगे, डी अलग लिखेंगे, ES के लिखेंगे, तो किसके लिए क्या लिख रहे हैं। तो सबसे पहले अब आपको क्या लिखना है, राइट, आपने डैश के लिख दिए, राइट लिख दिया, तो आपको सबसे पहले R लिखना है। R के लिए कैसे लिख रहे हैं, तो इस प्रकार का चिन्ह बना रहे हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह बन गया R के लिए। ठीक है, उसके बाद I के लिए 7 बन गया, उसके बाद आपको लिखना है S, तो S के लिए बन जाएगा 5, और उसके बाद K के लिए बन जाएगा 2। ठीक है, तो इसलिए 65 का जो राइट आंसर है वो है बी, इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको भी नोट कर रहेंगे। समझ गए, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। ड्राइवर को क्या लिखते हैं, 12 से लिखते हैं, पेडेस्ट्रियन को 20 और एक्सीडेंट को 16। तो कार को कैसे लिखेंगे,
तो 66 का जो राइट आंसर है वो है बी, 6 लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए। जो ड्राइवर है उसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 और 6 उसमें टोटल लेटर हैं, और उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। पेडेस्ट्रियन में आप काउंट करेंगे तो इसमें 10 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वर्ड हैं, तो उनको भी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो वो 20 हो गया। ठीक है। अब एक्सीडेंट में देखिए आप, एक्सीडेंट में कितने वर्ड हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्ड हैं, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 16। अब कार में कितने वर्ड हैं? 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 6। तो ये इस पे ये लॉजिक लग रहा है, तो बी इसलिए इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है। हालांकि मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा, आप इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा भाई ये 12 क्यों आया, ये 20 क्यों आया, ये 16 क्यों आया, तो उसी लॉजिक से कार का 6 आएगा। ठीक है। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 67 देख लेते हैं। हेल्थ, यदि कूट भाषा में हेल्थ को GSKZDG लिखा है तो उसी कूट भाषा में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है। तो 67 का राइट आंसर है बी, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कैसे कर रखा है ये। ठीक है। H को G, E को D और उसके बाद H को G, T को S और बीच वाले को ये। ठीक है। तो वही लॉजिक इस पे लगेगा तो ये राइट आंसर आ जाएगा। समझिए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यहाँ पे दे भी रखा मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, वर्क को 4 12 9 16 का कोड दिया जाता है तो वुमेन को किस प्रकार से कोड करेंगे? यानी अगर वर्क ऐसे लिखा जाता है तो वुमेन कैसे लिखा जाएगा? ठीक है। तो 68 का जो राइट आंसर है वो है ए, ऐसे लिखा जाएगा। इसमें भी आपको जो लॉजिक लगेगा आपका 1 इक्वल टू Z इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 26, इसमें उल्टा लग रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं, हाँ अब आपको विजुअल हो रहा होगा, अब आप देख सकते हैं। W इक्वल टू 4 पीछे से देखना है क्योंकि Z इक्वल टू 26 है, सॉरी Z इक्वल टू 1 है और A इक्वल टू 26 है। तो W इक्वल टू 4, O 12, R 9 और K 16। तो उसी लॉजिक को लगाएंगे तो ये इस प्रकार से आंसर आएगा। तो ए इसलिए इसका राइट आंसर है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, दिल्ली DELHI को CDKGH तथा मद्रास को LZCQZR लिखा जाता है तो पटना को कैसे लिखेंगे? तो 69 का जो राइट आंसर है वो है बी, ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे कैसे क्यों लिखेंगे? तो यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको, सब में क्या कर रखा है? -1 कर रखा है। D में -1 C, E में -1 D, L में -1 K, H में -1 G और I में -1 H। तो दिल्ली को इस प्रकार लिखेंगे तो मद्रास को वैसे इस प्रकार लिखेंगे। तो वही लॉजिक अगर हम पटना पे लगाएंगे तो इस प्रकार का ये आंसर आएगा। तो आप इसको भी नोट करेंगे। ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसको भी नोट करिए। आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा, 61 डेज के बाद कौन सा बार होगा? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है डी, शनिवार। अब कैसे निकलेगा शनिवार? अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है लॉजिक। ठीक है। हर दिन 7 दिनों के बाद दोहराता। ठीक है। यानी माना बात आज शनिवार है तो ठीक 7 दिन बाद शनिवार होगा, यही लॉजिक चलता है। इसलिए सोमवार हर 7 दिन बाद आएगा। ठीक है। जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार आएगा। तो 61 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 8 सप्ताह और 5 दिन आएंगे। ठीक है। यानी उसमें क्या आएंगे? 8 तो सोमवार आएंगे और सोमवार के ठीक 5 दिन बाद क्या आएगा? तो सोमवार के ठीक 5 दिन बाद शनिवार आएगा। तो इसलिए शनिवार आए। आप क्वेश्चन लिखने के बाद इसको भी लिखेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि शनिवार कैसे है। तो यहाँ पे 61 दिन लिखा है तो हो सकता है आपके पास 65 आ जाए या 64 आ जाए या 70 डेज आ जाए।
तो उस पर भी यही लॉजिक लगेगा। समझ गए? 61 की जगह 71 आ जाए तो कुछ और हो जाएगा। समझ गए? तो लेकिन जो रूल है वो इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, शनिवार की जगह कोई और बार आएगा। ठीक है, डी कुछ और दे देंगे तो कुछ और आ जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 71 देख लेते हैं। प्रातः 7:20 यानी प्रातः 7:20 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? आप घड़ी देख लीजिए, 7:20 पे कितने कौन सा कोण बन रहा है? घंटे की सुई 7 पे और मिनट की सुई 20 पे, यानी 4 पे है, एक 7 पे है और एक 4 पे है, तो इनके बीच में कितने अंश का कोण बनना है? तो 71 का जो राइट आंसर है वो है ए, 100 अंश का कोण बनना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? आप कर लेंगे 30H यानी 30 गुणा गया घंटा, तो घंटे क्या थे? 7, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, और माइनस मिनट क्या थे? को करेंगे 11 गुणा गया मिनट, तो मिनट कितने थे? 20, और जितना आएगा उसमें भाग दे देंगे 2 का। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये सूत्र है, ये मैंने हिंदी में भी लिखा है, ये दोनों क्या है? ये दोनों सूत्र हैं। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूले में रखे आपने, तो ये इस प्रकार से होगा। अब 11 गुणा गया 20 करेंगे 220 और भागा 2। ठीक है, तो 110, 210 में से 110 घटाएंगे तो 100 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से इसमें लॉजिक लगेगा। अगर 8:20 आ रखा है तो अब आप 8:20 का बताएंगे। ठीक है, इसको आप कमेंट में बताएंगे। 7:20 का मैंने बता दिया, आप 8:20 का निकाल सकते हैं, 9:20 का, 8:25 का, 9:25 का, कुछ भी निकाल सकते हैं आप 9:25 का निकाल के बताइए। ठीक है, 8:20 का निकाल के बताइए, 10:10 का निकाल के बताइए, आप कमेंट में बताएंगे। अगर आप ये तीनों निकाल दिया तो आपको इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने ध्यान से देखा तो आपके लिए बहुत आसान है। यदि माह का 7वां दिन शुक्रवार के 3 दिन पहले है, ध्यान से इस प्रश्न को समझिए। यदि माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो उस माह के 19वें दिन कौन सा दिन होगा? तो 72 का राइट आंसर है रविवार। अब रविवार कैसे आया यहाँ पे देख लीजिए, ये है मैंने सॉल्यूशन बना दिया है कि माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले होगा मंगलवार। हम कह सकते हैं कि 7वां दिन मंगलवार है, 14वां और 21वां दिन भी मंगलवार होगा। पहले बताया था मैंने कि हर 7वां दिन कोई भी बार क्या करता है, हर 7वें दिन में अपने आप को रिपीट करता है। तो 21वां दिन होगा मंगलवार, तो उसके 2 दिन पहले क्या होगा? रविवार। ठीक है, समझ गए? आप इसको भी नोट कर लेंगे। बार वाले भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक बार। क्वेश्चन नंबर 73, यदि घड़ी जो कि 3 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाती है को प्रातः 7 बजे सही समय मिलान कर दिया जाता है, तो उसी दिन दोपहर जब घड़ी 4:15 बजा रही होती है, समय दर्शा रही होती है, तो वास्तविक समय क्या रहा होगा? तो ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है 4 बज रहे होंगे। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। अगर समझ में नहीं आता है ये प्रश्न, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे, मैं वहाँ आपको इसका आंसर बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 74 से लेकर 80 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। अक्षरों, संख्याओं, आकृतियों के परस्पर संबंधों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर, संख्या, आकृति आएगी। यानी ये आकृतियां हैं, आप इनको देख लेंगे और फिर बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, अब आपके पास ये उत्तर आकृतियां दे रखी हैं, इनमें से कौन सी आएगी यहाँ पे? तो 74 का जो राइट आंसर है वो है डी। अब डी क्यों आई आप देख लेंगे, ये डी क्यों आई यहाँ पे, समझ गए? आप देखो, इधर ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है, और जो बीच का है वो इधर को है, यानी इनके ठीक में विपरीत है। तो चूंकि ये इधर को है, ये भी इधर को है, तो ये इधर को होगा। इसमें भी देख लीजिए आप, ये लॉजिक इधर को चल रहा है और ये इधर को है, तो ये इनके ठीक विपरीत है। ठीक है, तो डी इसलिए इसका राइट आंसर होगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। इसमें देखिए, 1 है, फिर 2 हैं और फिर 3 है।
इसमें 2 हैं, फिर 4 हैं और फिर 6 हैं। तो वही लॉजिक इसमें कैसे लगेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए, इसमें क्या है, दो दो अक्षर मिस है, ए है और डी में देखिए आप, इन दोनों के बीच में क्या है, बी और सी मिस है। वैसे ही डी और जी में देखिए आप, डी और जी में देखिए तो ई और एफ मिस है। ठीक है, वैसे ही आप इनमें क्या है, दो दो अक्षर मिस है। अब इनमें देखिए, इनमें चार चार अक्षर मिस है। आप ये देखिए, डी है और आई है, तो डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा और एच आएगा। चार अक्षर इसमें मिस है। तो इनमें 4 इनमें 2 मिस है, इनमें 4 मिस है और इनमें 6 मिस है। ठीक है, यानी इसके आई और पी के बीच में 6 अक्षर मिस है। ठीक है, तो इसी पी के बाद अगर 6 अक्षर मिस करने के बाद नेक्स्ट आएगा तो आएगा डब्ल्यू। बी इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 77 का तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा, आप इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी संख्या क्यों आई, 5, 4, 9 और 20 ऐसे क्यों आया। तो यहाँ पे 9 क्यों आया, तो 5 + 4 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 5 + 4 करेंगे तो 9 और 5 × 4 करेंगे तो 20, तो 9 जोड़ेंगे तो 9 और गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसमें देखो 3 और 8, 3 + 8 करेंगे तो 11 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 8 करेंगे तो 24 आएगा। तो इसमें और वैसे ही इसमें भी यही लॉजिक चलेगा। 9 + 4 13 आया और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बी, इसलिए इसका राइट आंसर बी है। आप ये लिखिए, ये बनाइए और उसके बाद ये सॉल्यूशन भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में भी सेम लॉजिक है कि 3, 2, 4, 24, तो ये ऐसे आया। ठीक है, 3 × 2 × 4 24, वैसे 2 × 1 × -2 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये करके 4 आया। तो 0 करने के बाद क्या आएगा, अगर किसी संख्या को 0 से गुणा कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो 78 का जो राइट आंसर है वो है डी, 0। ये मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। पहले ये चिन्ह इस प्रकार के था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके लॉजिक और इसके लॉजिक से यहाँ पे क्या आएगा। तो 79 का जो राइट आंसर है वो है डी, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। ये लॉजिक है, फिर ये 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 है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो 80 का जो राइट आंसर है वो है ए, यहाँ पे आ जाएगा। समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 83 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नों में 3 श्रृंखलाएं 1, 2, 3 दे रखी हैं। ठीक है, आपने देख ली है। ये आकृतियां एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस पैटर्न का अध्ययन कर लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। ये वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, ये वाली ज्ञात करनी है और ये वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, पहले हम जरा पहली वाली आकृति देख लो आप। 18 है, 20 है, 7 है। अब ये 20 क्या है, इन दोनों का योग है। आप 14 + 6 करेंगे तो ये आएगा 20। ठीक है, और जो ये ऊपर वाली संख्या है, क्योंकि इसमें ये ऊपर वाली दे रखी है, तो ये 37 क्या है, 37 कैसे आया, तो आप 37 देखो, ये नीचे के दोनों का योग है, तो ये है 36 + 1 तो 37। अब इन दोनों को आपने समझ लिया है। अब इस पे लॉजिक करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको ऊपर वाली करनी है, दिखानी, तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, इसको 18 और +7 को 18 + 7 करेंगे तो आएगा 25। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 25। कौन सी आई, 25 यहाँ पे आ गई, क्योंकि हमने लॉजिक देख लिया है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें क्या हो रहा है, इन दो संख्याओं का योग ये बीच वाला है। तो 11 में से आप क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 8।
तो यहाँ पे आ रही है 8, बी में का आंसर होगा 8। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों का योग, तो 12 + 2, तो यहाँ पे आएगा 14। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है कि यहाँ पे आ रहा है 25 पहले वाले में, दूसरे वाले का जो राइट आंसर आ रहा है ये आ रहा है, यहाँ पे 11 - 3 करना है तो यहाँ पे आ रहा है 8 और यहाँ पे आ जाएगा 14। तो ये इसके तीनों के पैटर्न मैंने आपको बता दिए। अब इनके जो प्रश्न बनने हैं इनको आप देखेंगे कि आकृति 1 में लुप्त संख्या के स्थान पे क्या आएगा, तो मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। तो 81 का जो राइट आंसर है वो है ए, 25 आएगा। मैंने बता दिया कि 25 क्यों आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देखें आप। आकृति 2 में क्या आएगा, तो आकृति 2 में आएगा 8। 8 कैसे आया मैंने वो भी आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 83, 83 में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो है बी, 14। तो 14 कैसा आया, 12 + 2 = 14। एक बार आप इसको फिर से वीडियो को पॉज करेंगे, रिवाइंड करेंगे और फिर से इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। दर्पण में देखने पर यदि एक घड़ी 3:15 का समय दिखा रही, यानी दर्पण में देख रहे हैं आप, ठीक है, आपका मुंह दर्पण है, यहाँ घड़ी है, आपका मुंह दर्पण की तरफ है और दर्पण में क्या हो रहा है, घड़ी दिखा रही है 3:15 का समय दिखा रही है। तो वास्तविक समय कितना हो रहा है, तो आप जानते हैं कि दर्पण में आभासी प्रतिबिंब होता है, उल्टा होता है। तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो है सी, एक्चुअल में 8:45 हो रहे हैं, इसलिए घड़ी में 3:15 दिख रहे हैं। तो आप ज़रा इसको अपने घर में, आपके घर में जो घड़ी होगी उसको ज़रा दर्पण में देखिए, क्या ये प्रश्न बिल्कुल सही है या नहीं है। आप कमेंट में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और कमेंट में बताएंगे कि दर्पण में ऐसा ही दिखा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 ये भी दर्पण से संबंधित ही है, ठीक है। 85 से 88 तक दिए गए 4 विकल्पों में दिए गए शब्द, अंक, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनें। आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब चुनना है, ठीक है। दर्पण में कैसा दिखेगा, ये वाला कैसे दिखेगा, अगर आप इसको दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, समझिए, जो ये गोला है ये इस साइड दिखेगा। तो 85 का राइट आंसर है ए, ठीक है। ये आपके लिए आसान हो जाते हैं, ठीक है। आप दर्पण प्रतिबिंब, जल वाला प्रतिबिंब ये भी अगर देखें, अगर दर्पण इस तरफ से लगा रखा तो कैसे दिखेगा। अगर माना बात ये दर्पण इस साइड से लगाया होता, ये इसका जल प्रतिबिंब दिखना होता, तो तब ये कैसे दिखे, तब ये ऐसे दिखता, समझ गए। तो आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि दर्पण प्रतिबिंब वाले आए, हो सकता है जल प्रतिबिंब वाले आ जाए, और हो सकता है वो दर्पण नीचे की साइड लगा हो सकता है ऊपर की साइड लगा हो सकता है इधर की साइड लगा हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दर्पण में कैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर है कि ये कैसे दिखेगा दर्पण में, तो ये दर्पण में ऐसे दिखेगा, ठीक है। 86 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिखेगा और फिर ये दिखेगा, समझिए। तो 86 का जो राइट आंसर है वो है सी, ऐसे दिखेगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 ये संख्या कैसे दिखेगी, तो 87 का राइट आंसर है ए, इस प्रकार से ये संख्या दिखेगी। आप इनको लिख के देख सकते हैं दर्पण में, क्या वाकई ऐसे दिख रहा है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 इस प्रकार का ये वाला कैसे दिखेगा, तो 88 का राइट आंसर है ए, इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से अक्षरों का समूह दर्पण में समान दिखाई देगा, ठीक है। अब ए लिखेंगे तो ए ऐसे ही दिखाई देगा, टी ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन एस उल्टा दिख जाएगा, समझ गए। अगर एस नहीं होता तो ये भी समान दिखने के चांसेस थे इसमें, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही संख्या है, ये वाली सी को आप देखेंगे तो ये दर्पण में भी सेम दिखेंगे, बिल्कुल जैसा अभी है दर्पण में देखेंगे तो आप बिल्कुल सेम ही देखेंगे इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 90 से लेकर और 96 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नगत आकृति को पूर्ण करता है। यहाँ पे कौन सा विकल्प आएगा, ABCD में से कौन सा यहाँ पे आएगा,
तो 90 का जो राइट आंसर है वो है सी। अगर इस वाले विकल्प को यहाँ पे लगाएंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, समझिए। इसको यहाँ पे लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में इस डायग्राम को बना के देख लें कि सी इसका राइट आंसर है या नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सॉरी 91 देख लेंगे। 90 तो हम देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 90 देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार का ये है और यहाँ पे कौन सा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो है डी। इसको आप यहाँ पे करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पे कौन सा आएगा, इनमें से कौन सा आएगा यहाँ पे। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है डी वाला। इस वाले हिस्से को यहाँ पे लगाएंगे तो बिल्कुल फिट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा। तो 93 का जो राइट आंसर है वो है ए। इसको यहाँ पे करेंगे, ये देखिए, इसको अगर यहाँ पे मिलाएंगे आप तो बिल्कुल सही पैटर्न बनेगा। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 94 में यहाँ पे कौन सा आएगा। तो 94 का जो राइट आंसर है वो है डी, समझिए। यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो डी राइट आंसर। ये 4 की बात मैं इनकी कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 वृत्त है, यहाँ पे 2 वृत्त है, यहाँ पे 3 वृत्त है, तो अब यहाँ पे 4 वृत्त आएंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए कि ऐसा था, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आएगा ये, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, ठीक उल्टा है, समझिए। यहाँ पे ब्लैक ऊपर है और यहाँ पे नीचे चलेगी, तो यहाँ पे इधर है तो यहाँ पे इधर हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा। तो 96 का राइट आंसर है ए, यहाँ पे ये वाला आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 देख लो। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, ये शब्द दिया गया है, ठीक है, पोर्टफोलियो दिया गया है। वो इसके 4 विकल्प दिए गए और इसके बाद ABCD करके 4 विकल्प दिए गए। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आपको देखना कि ये इनमें से क्या नहीं बना सकते हैं। तो इनमें से देखिए आप सी वाला नहीं बना पाएंगे। क्यों? इसमें सी है, यहाँ पे सी है। अब इसमें सी तो कहीं है ही नहीं, तो सी वाला राइट आंसर है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे जो सी है, इसके कारण ये राइट आंसर, ये वाला नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, बीरू गुड़िया से लंबी है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 98, बीरू गुड़िया से लंबी है किंतु दीपू से छोटी है, ठीक है। ललित गुड़िया से छोटा, मैं साफ कर, हाँ, ललित गुड़िया से छोटा है किंतु पूजा से लंबा है, तो इसमें सबसे लंबा कौन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दीपू। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है कि सबसे लंबा है दीपू, फिर बीरू, फिर गुड़िया, फिर ललित और फिर पूजा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा है पूजा, ठीक है। उसके ठीक आगे 2 और ठीक पीछे 2 कौन है, ठीक बीच का कौन है, तो गुड़िया। समझ गए, सबसे लंबा दीपू, फिर सबसे छोटा पूजा और बीच का गुड़िया, ठीक है। और इस प्रकार का ये क्रम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 और 100 के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिए गए 4 विकल्प ABCD में उस विकल्प को चुनिए जो बिल्कुल मुख्य आकृति X को बनाएगा। इनमें से कौन विकल्प ऐसा होगा कि जिसको हम मिलाएंगे और कैसे करके मिलाएंगे तो इस प्रकार X आकृति बन जाएगी। तो 99 का राइट आंसर है सी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो वृत्त है, ये वृत्त है, तो इस वृत्त को ऐसे लेंगे, ये वाला वृत्त ले लिया हमने, उसके बीच में ये काला वाला वृत्त ले लिया, फिर ये लंबी वाली डंडी ले ली और फिर ये ऐसे हो गया। तो इससे ये वाली आकृति बन जाएगी, ठीक है। चलिए 100 वाला देखते हैं। और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, ये वाली आकृति किससे बनेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ये जो गुणा का चिन्ह है ये बन जाएगा ऐसे, और ये जो 2 हैं ये ऐसे हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं आया तो उसको आप कमेंट में अवश्य पूछें। स्टूडेंट, आपने 100 क्वेश्चन
सॉल्व कर लिए, 100 क्वेश्चन देख लिए और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो मैं बाकी की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उनको भी अवश्य देखें। आप इस स्कॉलरशिप में अवश्य निकलें, 100% आप इस स्कॉलरशिप में निकलें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।